Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the lung volumes and capacities. So without wasting our time, let's start the video. So अगर हम लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात करें तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज और दूसरे होते हैं हमारे डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सो अगर मैं स्टैटिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात करूं तो वो हमारे क्या होते हैं, टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं, और वहीं जो हमारे डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज जो होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे, हम स्टैटिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टैटिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या, हमारे टाइम फैक्टर इज नॉट इन्वॉल्व। मैंने बताया स्टैटिक में टाइम फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता और डायनेमिक में टाइम फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो स्टैटिक में क्या है, टाइम फैक्टर इज नॉट इन्वॉल्व, देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर और लीटर। वहीं अगर हम डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात करें सो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर पर मिनट और लीटर पर मिनट। मिनट आएगा, टाइम डिपेंडेंट है। सो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। और ये जो हम लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को जो मेजर करने के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को। और बट इससे हम इसके कुछ एक्सेप्शन है, हम इससे रेजिडुअल वॉल्यूम जो है हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। साथ ही हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इस वजह से मैंने क्या बताया, स्पायरोमीटर से हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को मेजर करते हैं वो हमारा स्पायरोमीटर होता है, बट वो किस चीज को मेजर नहीं कर पाता, तो रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और आप टोटल लंग कैपेसिटी भी मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी में भी रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। इसके बाद अगर हम स्टार्ट करें तो स्टैटिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात करें तो इसमें हम पहले वॉल्यूम्स की बात करेंगे, फिर कैपेसिटीज की बात करेंगे। वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि दो से ज़्यादा वॉल्यूम मिलके क्या बनाते हैं, हमारे कैपेसिटीज बनाते हैं। तो पहले हम वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो जितना भी अमाउंट ऑफ एयर आप नॉर्मली इनहेल्ड और एक्सहेल्ड करते हो इन नॉर्मल ब्रीथिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। सो द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन अ वन ब्रीथ इन नॉर्मल ब्रीथिंग, एक ब्रीथ में आप नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान आप कितना इनहेल्ड और एक्सहेल्ड करो इन वन ब्रीथ, वो हमारा क्या है, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम है, जो कि हमारा नॉर्मली कितना होता है, 500 ml। सो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन ब्रीथ इन नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। वहीं अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो आप कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम इनहेल्ड कर सकते हो विद मैक्सिमम एफर्ट। एक तो आपने नॉर्मल इनहेल करी, इसके बाद आप फोर्सफुली कितना और आप इनहेल कर सकते हो, वो क्या है, हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो हमारा क्या होता है, कितना वॉल्यूम आपने फोर्सफुली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, आफ्टर नॉर्मल ब्रीथिंग आप कितना फोर्सफुली इनहेल्ड कर सकते हो, कितना अमाउंट ऑफ एयर, वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी इनहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट इज कॉल्ड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि नॉर्मली हमारा क्या होता है, हमारा 3000 ml 3 लीटर के करीब होता है। ठीक है, तो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, हमारा 3000 ml। और अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है,
अमाउंट ऑफ एयर कितना फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना फोर्सफुली आपने इनहेल किया आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम, वो अमाउंट, वो एक्सेस ऑफ एयर हमारी क्या थी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वहीं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, आप फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर सकते हो, वो हमारा क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सहेल्ड with maximum effort is called the expiratory reserve volume, एंड जो कि हमारा नॉर्मल कितना होता है 1200 ml। ठीक है, अब हम किसके बारे में, अब हमारा एक चौथे में हमारा क्या आता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। सो हमारा फोर्थ वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर remaining in the lung after a maximum expiration। तो एक्सपायरेशन, मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह गया वो हमारा क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। वो क्या होता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, ये भी हमारा 1200 ml होता है। तो एक और बार मैं बता देता हूँ, चार जो वॉल्यूम मैंने आपको बताए हैं। पहला हमने देखा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है कि अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन ब्रीथ इन नॉर्मल ब्रीथिंग, वो क्या थी हमारी टाइडल वॉल्यूम, जिसका नॉर्मल वैल्यू हमारा 500 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था हमारा, अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी इनहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारा नॉर्मल कितना था 3000 ml। वहीं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारा क्या था 1200 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम भी हमारा 1200 ml ही होता है। ये क्या होता है हमारा, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपीरेशन। तो मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो लंग में वॉल्यूम रह गया वो हमारा क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इन सब चीजों को हम इस वाले ग्राफ से समझते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आप 6000 तक आप इसे लिख दो, 1000 2000, यहाँ मैंने वॉल्यूम शो कर रखा है और ऊपर वाला पोर्शन इंस्पिरेशन शो कर रहा है, नीचे एक्सपायरेशन शो कर रहा है। तो आप यहाँ 1000 यहाँ वॉल्यूम लिखना चालू करो और इसको 6000 तक लिख दो। फिर इसके बाद आप 6000 तक हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो हमारी क्या होती है 6000 ml होती है, 6 लीटर के आसपास होती है। तो इसीलिए हमने जो वॉल्यूम है 6000 ml तक लिख लिया। वहाँ आप एक लाइन खींच दो, फिर 6000 के आधा, मैं बता रहा हूँ एक तरीका कि किस तरीके से आप इस ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि पहले आपने 6000 तक लिख दिया। 6000 तक क्योंकि 6000 ml जो है आपका 6 लीटर के आसपास आपका टोटल लंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए। फिर इसके बाद इसका आधा, वहाँ पर एक लाइन खींच दो। फिर इसके बाद आप यहाँ 1200 पे एक लाइन खींच दो और एक आप 2400 पे एक लाइन खींच दो। अब ये हमने 1200 और 2400 पे इसीलिए खींचा है क्योंकि 1200 हमारी क्या होती है, 1200 ml हमारी क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। और हमारे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी क्या होती है, 1200 होती है ना। यानी हमारी यहाँ से हमारा ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमारा 1200 से इधर 2400 तक, ये जो हमारी दूसरी लाइन है, तो यानी ये भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमारी क्या होती है 1200 ml होती है, 1200 ml होती है। अब 1200 ml ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों मिलके क्या बनाती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इसीलिए ये जो अभी मैं बताऊंगा ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है। सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है हमारी, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमारी कितनी होती है 2400 ml। ये 1200 ml होगी रेजिडुअल वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमारी कितनी होगी 1200 ml होगी, है ना। क्योंकि ये वाली लाइन हमारी क्या है 1200 ml पे है, ये हमारे 2400 पे है, तो ये इतना पोर्शन भी कितना होगा 1200 होगा।
और ये भी हमारा 1200 है, तो 1200 हमारा 2400 ml, और ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती क्या है, सो functional residual capacity amount of air remaining in the lung after normal expiration। देखो residual capacity क्या होता है, residual volume क्या होता है, residual volume होता है amount of air remaining in the lung after maximum expiration, वो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। बट अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन वहाँ मैक्सिमम एक्सपायरेशन, तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन जो बचा वो हमारा क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम भी बच जाएगा, है ना, और ईआरवी भी बच जाएगा। तो ईआरवी यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बनाते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि हमारा कितना होगा, 2400 ml, क्योंकि हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम भी 1200 ml होता है, या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी 1200 ml होता है, और दोनों का अगर सम है हमारा क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो ये हमारा 2400 ml होता है। वहीं अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपीरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमारा ये टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा और ये हमारा आईआरवी भी आ जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना था, 3000 ml, तो यहाँ 3000 और यहाँ 6000, तो इतना हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 3000 ml होगा, यानी ईआरवी आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा क्या होगा, 3000 ml होगा। और ये हमारा क्या है, टाइडल वॉल्यूम, है ना, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। और इस टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस में टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती क्या है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि हमारी क्या होती है, आईआरवी प्लस में टीवी, यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारी 3500 ml के करीब होती है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होगा, 3000 ml हमारा क्या होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों मिलके क्या बनाती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी क्या होगी, 3500 ml होगी, है ना। इसके बाद हमारी अगर मैं वाइटल कैपेसिटी की बात करूं तो वाइटल कैपेसिटी हमारी क्या होती है, vital capacity amount of air that can be exhaled with maximum effort after maximum inspiration। इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें ईआरवी भी आता है, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है। ठीक है, इसमें हमारा टाइडल वॉल्यूम भी आता है और हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, और इन सब का सम हमारा क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। सो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी हमारी, इसमें हमारी टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा। वहीं टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आएगा, ये जो वाइटल कैपेसिटी है ना, बस इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो दिस वाइटल कैपेसिटी प्लस दिस रेजिडुअल वॉल्यूम इज द टोटल लंग कैपेसिटी। वो क्या है, हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी क्या है हमारी, वाइटल कैपेसिटी है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस दिस टाइडल वॉल्यूम प्लस दिस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी एक और बात बताता हूँ क्या होती है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। वहीं टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग कैन कंटेन। तो लंग में जो हम रेजिडुअल वॉल्यूम को तो एक्सहेल नहीं कर सकते, बट वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्स अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल। रेजिडुअल वॉल्यूम इसीलिए उसमें नहीं आता। बट टोटल लंग कैपेसिटी क्या है,
अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग कैन कंटेन, तो उसमें तो हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगी, है ना। तो इसीलिए वाइटल कैपेसिटी प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम हमारी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो क्या क्या है हमारी, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वहीं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है हमारी, टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वहीं वाइटल कैपेसिटी क्या है हमारी, ये ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे, वाइटल कैपेसिटी। वहीं टोटल लंग कैपेसिटी क्या हमारी, वाइटल कैपेसिटी प्लस प्लस दिस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। एक बार इसे हम देख लेते हैं। तो अगर हम पहले बात करें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। वहीं अमाउंट, अगर मैं ये पूछता अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता। बट अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, वो हमारा क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि हमारी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि नॉर्मली हमारी क्या होती है, 2400 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml, दोनों मिलके 2400 ml। वहीं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि हमारी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस में टाइडल वॉल्यूम, जो कि हमारे नॉर्मली कितनी होती है, 3500 ml। एंड दिस वाइटल कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, ये क्या हमारी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हमारी, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारी क्या है, वाइटल कैपेसिटी, जो कि हमारी नॉर्मली क्या होती है, 4800 ml होती है। और अगर हम वाइटल कैपेसिटी को और कैसे लिख सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है हमारी, a maximum amount of air that lung can contain is called total lung capacity। और टोटल लंग कैपेसिटी में हमारी क्या आती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस दिस रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये ईआरवी प्लस टीवी आईआरवी हमारी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि हमारी क्या होती है, 6 लीटर के करीब होती है, 6000 ml। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ वाइटल कैपेसिटी। तो अब अगर हम एडवांटेजेस ऑफ वाइटल कैपेसिटीज की बात करें, सो इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। क्योंकि अगर हमारी जो वाइटल कैपेसिटी होती है, वो हमारी अगर स्ट्रेंथ, रेस्पिरेटरी मसल की जो स्ट्रेंथ है, अगर वो हमारी ज़्यादा होगी तो वाइटल कैपेसिटी भी हमारी ज़्यादा होती है। तो एक तरीके से वाइटल कैपेसिटी का ज़्यादा होना ये इंडिकेट करता है जो स्ट्रेंथ है रेस्पिरेटरी मसल्स की, वो ज़्यादा है। So it provides a useful information about the strength of the respiratory muscle। Second क्या हमारा इस vital capacity का advantage, it gives the useful information about the other aspect of the pulmonary function through force expiratory volume in 1 second। ये क्या होता है हमारा FEV1 इसे बोलते हैं, थ्रू FEV1। FEV1 क्या है हमारा, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। अब ये जो FEV1 है, इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पढ़ाऊंगा, तो वहां इसके बारे में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि इट प्रोवाइड्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द other aspect of pulmonary function through this FEV1। FEV1 क्या, forced
एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इस वाइटल कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसकी बात करूं तो कुछ तो हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर होंगे और पैथोलॉजिकल फैक्टर होंगे जो हमारे इस वाइटल कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगे। तो वाइटल कैपेसिटी को अफेक्ट हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर होंगे, कुछ पैथोलॉजिकल फैक्टर होंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो हमारे वाइटल कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है हमारा कि फिजिकल डायमेंशन, साइज एंड डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट। जैसे अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी जो है मेल्स में ज़्यादा होती है, वाइटल कैपेसिटी इज मोर इन मेल्स। अब क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि लार्ज चेस्ट साइज, मोर मसल पावर एंड मोर बॉडी सरफेस एरिया। तो इन सब चीज़ों के कारण जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो मेल्स में ज़्यादा होती है। दूसरा फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? एज। एज वाइटल कैपेसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है इन ओल्ड एज, क्योंकि इलास्टिसिटी जो है लंग की वो लूज होने लगती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो एज पे भी डिपेंड करता है। एज पे कैसे डिपेंड करता है? vital capacity is decrease in old age due to loss of elasticity of lungs। तीसरा फैक्टर क्या हमारा? स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। वाइटल कैपेसिटी इंक्रीजेज इन स्विमर्स एंड डाइवर्स। स्विमर्स और डाइवर्स की जो रेस्पिरेटरी मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होगी, तो उनकी जो वाइटल कैपेसिटी भी होती है वो भी हमारी क्या होती है? ज़्यादा होती है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल हमारी किस पे भी डिपेंड कर रही है? वाइटल कैपेसिटी मसल की स्ट्रेंथ, रेस्पिरेटरी मसल की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। इसीलिए जो वाइटल कैपेसिटी है वो हमारी इंक्रीज होती है किसमें ज़्यादा होती है? स्विमर्स एंड डाइवर्स में। वहीं पोस्चर पे भी डिपेंड करता है। पोस्चर पे कैसे? इन स्टैंडिंग पोजीशन वाइटल कैपेसिटी इज मोर एज कंपेयर टू सिटिंग और लाइंग पोजीशन। तो पोस्चर पे भी डिपेंड कर रहा है। स्टैंडिंग पोजीशन में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी में भी हमारी जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो हमारी डिक्रीज कर जाती है। तो ये सारे जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो वाइटल कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला है हमारा फिजिकल डायमेंशन। वाइटल कैपेसिटी मेल्स में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका चेस्ट साइज ज़्यादा है, मोर मसल पावर है। और तीसरा क्या है? बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है। दूसरा है एज। एज पे कैसे? जैसे जैसे एज बढ़ती है जो वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। क्यों डिक्रीज होने लगती है? क्योंकि जो लंग की जो इलास्टिसिटी है वो लूज होने लगती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तीसरा फैक्टर क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। अब स्विमर्स डाइवर्स हो गए, उनमें जो स्ट्रेंथ है रेस्पिरेटरी मसल्स की वो ज़्यादा होती है, इसीलिए उनमें जो वाइटल कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। चौथा फैक्टर क्या हमारा? पोस्चर। स्टैंडिंग पोजीशन में वाइटल कैपेसिटी मोर होती है एज कंपेयर टू द सिटिंग और लाइंग पोजीशन। पांचवा फैक्टर क्या है हमारा? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में वाइटल कैपेसिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। अब अगर मैं पैथोलॉजिकल फैक्टर की बात करूं तो अब हम पैथोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं। तो अब अगर मैं इस पैथोलॉजिकल फैक्टर की बात करूं जो वाइटल कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, तो वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है इन डिसीज कंडीशन में। जैसे कि रेस्पिरेटरी अपैरेटस की जो डिसीजेज होती है उनमें क्या करती है? हमारी वाइटल कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पोलियोमाइलाइटिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, एम्फाइज्मा, प्लूरल इन्फ्यूजन, पल्मोनरी एडीमा एंड न्यूमोथोरेक्स। तो इन सब कंडीशन में जो है वाइटल कैपेसिटी जो है डिक्रीज कर जाती है। न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? कोलैप्स्ड लंग को हम क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरेक्स। तो इन सब कंडीशन में हमारी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज कब करती है? डिक्रीज इन डिसीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी apparatus, फॉर एग्जांपल पोलियोमाइलाइटिस, पल्मोनरी
fibrosis, respiratory obstruction, emphysema, pleural effusion, pulmonary edema and pneumothorax. Pneumothorax क्या है हमारी? collapsed lung को हम क्या बोलते हैं? pneumothorax. जब लंग कोलैप्स करने लगती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? pneumothorax. तो इन सब कंडीशन में हमारी क्या करती है? वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज करती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दूसरा फैक्टर है हमारा एसाइटिस। इसमें क्या होता है? एसाइटिस का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी में अगर फ्लूइड जो है भर जाए तो उससे क्या होगा? हमारा जो वाइटल कैपेसिटी है ना वो डिक्रीज कर जाती है। तो एसाइटिस के केस में भी हमारा क्या होता है? जो वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज करने लगती है। तो उस कंडीशन में भी हमारी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज करती है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स थे हमारे, ये पैथोलॉजिकल फैक्टर्स थे जो इस वाइटल कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहे थे। अब हम इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी increased in condition of hyperinflation of lungs which may result from. So functional residual capacity is increased in condition of hyperinflation of the lung which may result from the old age due to loss of elasticity, emphysema, bronchial asthma and atelectasis. अब ये atelectasis क्या होता है हमारा? सो एटलेक्टेसिस होता है हमारा एरिया ऑफ कोलैप्स एल्वोलाई को। इस कंडीशन को, जो कोलैप्स एल्वोलाई होते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एटलेक्टेसिस बोलते हैं। एटलेक्टेसिस क्या है हमारा? एरिया ऑफ कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।